नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई का अध्यक्ष। आज की ये स्मृति सभा मनु भंडारी जी की याद में रखी जा रही है। विश्व हिंदी अकादमी व वीर एंटरटेनमेंट द्वारा इस सभा में आप सभी उपस्थित हैं और अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज 2 दिन पहले जब उनका निधन हुआ था तो हम साथ में थे, प्रशांत नेगी, मनोज रोमोला जी। हमारे मन में आया कि हम इनके साहित्यिक योगदान पर चर्चा करें और हमने फिर देवमणि पांडे जी को फ़ोन किया। इस तरह से आज का कार्यक्रम स्मृति सभा हो रही है। वैसे हम हर देश की जो महान हस्ती हैं, चाहे वो सिनेमा की हो, कविता की हो, साहित्य की हो, लेखन की हो, हर विधा की हस्तियों को हम याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि में, क्योंकि हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। हम उनके साथ नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन उनको पढ़कर हम बड़े भी हुए हैं और आज भी हम उनसे सीखते हैं बहुत। इसलिए हम उनकी याद में कार्यक्रम निरंतर करते हैं। विश्व हिंदी अकादमी भी पिछले 25 वर्षों से निरंतर कार्यक्रम कर रही है और अभी हमने 2.5-3 साल पहले लोखंडवाला कविता क्लब देवमणि पांडे जी और हमने शुरू की थी। तो देश के बड़े बड़े साहित्यकार अंधेरी में ही आते थे, चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, असगर बजाज साहब। आगे जब मैंने मनु भंडारी जी को फ़ोन किया दिल्ली में कि मैडम हम आपको मुंबई में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि उनके बारे में अभी पढ़ने में ज़्यादा आ रहा है कि वो बहुत स्पष्टवादिता थी और बिल्कुल खरा खरा बोलती थी। उन्होंने कहा केशव जी, अब तक किन किन को आप आमंत्रित कर चुके, सम्मानित कर चुके? मैंने कुछ नाम बताए तो उन्होंने कहा मुझे बुलाने में आपने देर कर दी बहुत। कहने का मतलब वो वरिष्ठ है ना, बोले मेरे से जूनियर हो, जो बात थी जो भी। और अभी 2 दिन से मतलब उनके बारे में पढ़ा जा रहा है। सुधा अरोरा जी हैं, संगीता सेठी हैं, अभी मंजू सिंह जो निर्माता निर्देशक हैं, आज सुबह ही उन्होंने कहा कि नकली हीरे, उनकी जो कहानी थी, जो उनका एक सीरियल आता था कहानी, तो कहानी में उनकी सीरीज की दूसरी कहानी थी नकली हीरे। तो इस तरह से उनके लेख पढ़ रहे हैं तो बहुत ही, और मतलब उन्होंने काम किया है और फिल्में भी जैसे कि आगे बताएंगे भी आपको। और उसके बाद वो मध्य प्रदेश उज्जैन मतलब भानपुरा की हैं और उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में भी वो प्रोफेसर रही हैं, ऐसा पढ़ने में आया है। तो अब ये कार्यक्रम की आगे की जो बागडोर है मैं देवमणि पांडे जी को दूंगा, तो बाकी सभी के नाम भी आपको देवमणि जी बताएंगे। थैंक यू। केशव जी ने एक संक्षिप्त परिचय कथाकार मनु भंडारी का आपके सामने पेश किया। ये जो उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय की प्रेमचंद पीठ है उसमें वो अध्यक्ष रही हैं। तो किसी भी रचनाकार का जो व्यक्तित्व है वो निर्मित होता है उसके आसपास का जो माहौल है और उसका जो पारिवारिक संस्कार है उसे जो विरासत में मिलता है। तो उनके पिताजी सुख संपद राय खुद एक बहुत अच्छे कवि थे, तो उनको घर में इस तरह का एक लेखकीय वातावरण मिला और मिरांडा हाउस कॉलेज में ये बहुत समय तक वहाँ पर वो अध्यापन करती रहीं और एक आदर्श शिक्षिका की भूमिका में रही हैं। तो बच्चों के बीच रहकर जो उन्होंने बच्चों के मनोविज्ञान का अध्ययन किया वह भी उनकी कहानियों में, उनकी कृतियों में बहुत अच्छी तरह दिखाई पड़ता है। तो उनकी जो मशहूर कृतियां हैं आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। आपका बंटी और महाभोज ये बहुचर्चित कृतियां हैं। उनकी आत्मकथा भी आई, एक कहानियाँ भी, और उनकी यही सच है कहानी पे रजनीगंधा फिल्म बनी, बासु चटर्जी ने डायरेक्शन किया उसका, और बहुत अच्छी पारिवारिक पसंद की गई फिल्म थी। तो उसके पहले उनके जो है एक पत्रिका में धारावाहिक छपा था। उनके जो लेखक पति हैं राजेंद्र यादव, उनके साथ एक प्रयोगधर्मी कृति 1 इंच मुस्कान, वो उपन्यास की शक्ल में था, लेकिन एक एक चैप्टर दोनों लिखते थे। एक चैप्टर राजेंद्र यादव ने लिख दिया तो दूसरा चैप्टर 15-15 दिन पे छपता था, तो मन्नू जी लिखती थी। इनका नाम बचपन का महेंद्र कुमारी था। इन्होंने लेखन के लिए अपना मन्नू
नाम रखा। तो उसमें राजेंद्र यादव बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। तो जब वो हम लोग तो उस समय पढ़ते थे तो वो लिख देते थे 2 चैप्टर, तो हमने लगता था कि इतना बड़ा मुश्किल लिख दिया है, आगे मन्नू जी के लिए तो बड़ा रास्ता मुश्किल हो गया है। लेकिन इतनी सहजता से वो अगला खंड वो लिख देती थी कि लोग जो है वो दंग रह जाते थे। और बाद में ये चर्चा चलती थी कि मन्नू जी ने जो लिखा वो ज़्यादा हृदय स्पर्शी है, उसमें ज़्यादा तरलता है, जो है उसमें ज़्यादा नरमी है, ये होता था। तो वो प्रयोग एक इंच कान पति पत्नी का लिखा हुआ एक साझा उपन्यास है, तो उसे एक बहुत अच्छे प्रयोग के रूप में देखा गया। आपका बंटी एक अद्भुत कृति है जो पति पत्नी के बिगड़ते रिश्ते का उसके 10 साल के बच्चे पे क्या असर पड़ता है उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से रेखांकित करने वाली बहुत अच्छी कृति। और महाभोज जब इनका आया उपन्यास मन्नू जी का, तो वो सारा देश दंग रह गया, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था कि जिस पे ज़्यादातर पुरुषों का आधिपत्य माना जाता था। वो जो है राजनीति और अपराध के गठजोड़ में आम आदमी कैसे शोषित होता है, कैसे जो है फंसता है, कैसे पिसता है, उसका जो मन्नू जी ने वर्णन किया वो अद्भुत था। एक जो है दलित का जहर दे के मार दिया जाता है, एक दलित नायक को जेल हो जाती है, और ये सारा जो राजनीतिक गठजोड़ है, ये एक सा विषय था, इस पे माना जाता था पुरुषों का आधिपत्य है। लेकिन मन्नू जी ने जब इसे पेश किया तो ऐसे पूरे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं कि जिन्होंने उसे नाटक के रूप में पेश किया, और नाटक के रूप में भी महाभोज बहुत चर्चित रहा। तो इस तरह जो है उनकी कृतियां लोगों तक पहुंच गई। और जो थोड़ी देर केशव जी बोल रहे थे उसका कारण ये है कि उनके जो समकालीन थे, मन्नू जी को महान क्यों माना गया, उनके जो समकालीन थे बहुत नामी राइटर थे, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, ये लोग। और इनके साथ ये पहली कतार के लेखक थे। मन्नू जी का नाम बहुत प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता था। तो उसी उतने ही महत्व, जितना इन पुरुषों को महत्व मिला साहित्य लेखन में, उतना ही एक उनकी लेखनी के दम पे मन्नू जी को उतना ही सम्मान मिला। और लगातार हमेशा इन लोगों के समकक्ष उनका नाम लिया जाता रहा। इसलिए उनकी जो है लेखनी की ताकत को आप समझ सकते हैं। तो आगे कुछ भी बोलने से पहले मंजुला जगतरामका जी हमारे बगल में बैठी हैं, तो ये आपका बंटी की बहुत बड़ी प्रशंसिका रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। मंजुला जी, समय सीमा सबको बता दीजिए। हाँ, दो मिनट। फिर ताली बजाना शुरू कर हाँ। दीजिएगा, बोलने वाले को पता हाँ नहीं हाँ, चलता है। दो मिनट समय सीमा है। माइक की जगह हाथ पे पकड़ के, हाँ। कैसे से आएगा? आ रहा है माइक? वायर है नीचे, देखिएगा संभाल के। खैर, मेरा नाम मंजुला है और 73 में मैंने हायर सेकेंडरी किया था। मेरी पहली भाषा हिंदी थी जी। और 73 से लेके आज तक मैं अंग्रेजी में काम करती रही हूँ, पढ़ना पड़ा, और हिंदी छूट गई पीछे, और हिंदी के साथ छूट गया था। 83 में ऑलमोस्ट 10 साल के बाद मैं वनस्थली में पढ़ाती थी, टेक्सटाइल्स की प्रोफेसर रही हूँ। और वहाँ मुझे बहुत समय मिला था। वनस्थली विद्यापीठ जंगल में था एक कॉलेज, तो मैंने बहुत सारा साहित्य वहाँ पढ़ा था। तो वहाँ हिंदी की एक जो प्रोफेसर थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पन्ना जी, तो वो मन्नू जी की शायद क्लासमेट थी। और मन्नू जी का ये नॉवेल भी आपका बंटी मैंने वहीं पढ़ा था। और मुझे अभी तक भी, क्योंकि वो मैं कागज़ ढूंढ रही थी आज भी, मैंने उनका मैंने आपका बंटी की स्टोरी सबको पता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको पता नहीं होगा, इसलिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो उनके अमेरिकन मित्र हैं, और उन्होंने एक माँ बाप को, बच्चों को कैसे बड़ा किया जाएगा, माने हिंदुस्तानी माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं और क्या कमी रह जाती है उनके अंदर। खासकर मैं बंगाल से आई हूँ, बंगाल में ये बहुत कॉमन है। माँ बाप बहुत इमोशनल और बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चों को अपने ऊपर वो चलने नहीं देते जल्दी से। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसको बाकायदा हम लोगों ने एक पेपर के ऊपर प्रेजेंट करके एक सेमिनार किया था, और वो पेपर इतना इम्पॉर्टेंट रहा है
कि कई कॉलेजेस में साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में उसको बाकायदा एज ए सिलेबस भी डाला गया है। मन्नू जी का योगदान ये खोज के मैं बताऊंगी, शायद पता नहीं कहीं उसका रिकॉर्ड है कि नहीं। सो बहुत बड़ी उनकी सारी ही किताबें पढ़ी थी उस समय, बाकी थोड़ी बहुत याद है। 1 इंच मुस्कान भी जब धारावाहिक आता था फिर पढ़ती थी थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने साथ शामिल करने के लिए और ये मौका देने के लिए केशव जी एंड देवमणि जी। धन्यवाद मंजुला जी। देखिए, ये कम लोग जानते हैं कि आपका बंटी पे फिल्म भी बनी। उस फिल्म का नाम है समय की धारा। तो हरिवंश राय बच्चन ने एक बार ये कहा था कि हमारी भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जब दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है तो उसके गाल पे आंसुओं के दाग होते हैं और होठों पर मुस्कान होती है। तो आपका बंटी के साथ ये हुआ कि फिल्म देखने के बाद जो भी लोग निकलते थे सबके चेहरे पे आंसुओं के दाग होते थे लेकिन मुस्कान गायब हो जाती थी। तो इसलिए जो है जैसा हमारी आदत है किसी फिल्म को सुखांत देखने की, वो नहीं हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी ने बेमिसाल काम किया, बहुत अच्छा अभिनय किया। और यहाँ कलिंगा में घूमते रहते हैं, केशव जी के मित्र हैं रमेश गोयल जी, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा के दोस्त प्रकाश की लंबी बड़ी अच्छी भूमिका उनको मिली थी। तो वो जो है 10 साल का बच्चा है, उसके माँ बाप जो है अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने पे दोनों अपनी अपनी शादी कर लेते हैं। तो जो माँ जो है शादी करती है तो बोलता है कि ये आपके पति हैं विनोद कुमार, लेकिन ये मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता तो अजय वर्मा हैं। और जब अपने पिता के पास जाता है अजय वर्मा के पास, तो उनकी जो पत्नी है उनको बोलता नहीं मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो माधवी है जिनको वो छोड़ के आया था। तो वो जो है नई माँ को स्वीकार नहीं कर पाता, नए पिता को भी नहीं स्वीकार कर पाता। और पति पत्नी के रिश्ते को टकराव में अंजाम ये होता है कि लास्ट में बच्चा जो है वो मर जाता है। तो ये जो शॉकिंग अंत है, तो फिल्म जो है अच्छी है, लेकिन आप जो है अगर देख लेंगे तो मालूम पड़ा कि जो है आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो शायद इसलिए जो है फिल्म इस पर सफल नहीं हुई। लेकिन आपका बंटी के सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैंने भी कई बार अखबारों में और पत्रिकाओं में पढ़ा है कि लोगों ने चिट्ठी लिखी कि आपका बंटी पढ़ने के बाद हम तलाक लेना चाहते थे, हमने तलाक लेना छोड़ दिया, स्थगित कर दिया। काफ़ी लोगों ने तलाक का विचार छोड़ दिया। तो आप में से जो है कभी आसपास ऐसी कोई घटना हो, पति पत्नी में दरार हो, तो उन्हें आपका बंटी जो है वो की दीजिए। अब मैं पंडित सुभाष त्रिपाठी को आमंत्रित कर रहा हूँ 2 शब्द कहने के लिए। टाइम नोट किया जाए। जी। सभी श्रोताओं बंधुओं से सबका अभिवादन करता हूँ, क्योंकि वक्ताओं को तो मतलब नहीं है, वक्ता तो सभी हैं, मैं भी हूँ जी। अभी आप मनु भंडारी जी के लिए परिचय देने के लिए अपने को 3000-4000 साल पहले जाना पड़ेगा। क्यों कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में किया था। जी। जनता नहीं समझती थी। आगे 400 साल पहले जब मालूम पड़ा, तुलसीदास जी ने देखा कि जनता तो वाल्मीकि जी का कितना बड़ा भारी रामचक्र का चरित्र है, लेकिन समझ नहीं पा रहा, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, जो आज जन जन के मुंह से रामचरितमानस पढ़ी जाती। तो जब समय का चक्र चला, आपका बंटी लिखने वाली मन्नू भंडारी जी ने जब ज़माना पलटा, तो उन्होंने अभी एक जैसे गाना था पुराने पिक्चर का, वो देखो घर जला घर किसी का। अभी उस टाइम 60-70 में मतलब कंबाइंड फैमिली चलती थी। अब कंबाइंड फैमिली में कभी किसी का घर जलने का मतलब एक बड़ी भारी चीज़ घटना समझी जाती थी। उसी तरह से आपका बंटी में टीटू पूछता है बंटी से कि तेरे को मालूम है तेरी माँ का तलाक हो गया।
अभी वो तलाक शब्द यानी उस जमाने में नहीं आता। अभी आज 30 साल पहले के बाद आज घटना, आज तलाक का सब जानते हैं कि तलाक शब्द कॉमन हो गया, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था। वो एक आश्चर्यजनक घटना थी। तो टीटू जब बोलता है तो समझता नहीं बंटी कि भाई तलाक क्या है। तो उसी तरह से जैसे जैसे ज़माना बदला है, अभी मदर इंडिया में जैसे लाला अंगूठा पे लगवा के सब लोगों का शोषण करता था है, लेकिन जब देश में उस टाइम पे 47 में शिक्षण बिल्कुल नहीं थी, शिक्षा की कमी थी। अब धीरे धीरे सारे भारत में शिक्षा का प्रचार हुआ। शिक्षा का प्रचार हुआ तो ज्ञान, सब समझते हैं कि ज्ञान का होता है। तो अभी ज्ञान का जब दीपक जला तो आदमी को व्यवस्थाओं से भड़कता है। तो उसी तरह से मन्नू जी ने रजनी सीरियल लिखा। तो रजनी जो कैरेक्टर है वो हर अव्यवस्था के पीछे खिलाफ लड़ती। तो ये जो चीज़ है ये मन्नू जी को आप पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा का महत्व क्या है। यदि ये जन जागृति नहीं कर सके तो क्या मतलब है। यदि उन्होंने, इसीलिए ये चरम सीमा है। आदमी शिक्षा ग्रहण करता है और देश को, समाज को बदलने की कोशिश करता है। तो मन्नू जी की ये सफलता है, इसलिए मन्नू जी के हम लोगों का आभारी हैं। जय। धन्यवाद सुभाष जी, बढ़िया बात। क्या बात है। देखिए, मन्नू जी खुद बहुत सीधी सादी घरेलू महिला थी और उनकी कहानियों की जो नायिकाएं हैं बिल्कुल देखने में वैसी ही पारंपरिक और घरेलू लगती हैं, लेकिन वो अपने विचारों में काफ़ी आधुनिक होती हैं। जिस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी यही सच है। आपने देखा कि उसकी जो नायिका है उसके 2 प्रेमी हैं और मन्नू जी ने आज़ादी दी अपनी नायिका को कि दोनों में किसी एक का चयन करे, और वो लास्ट में जिसका चयन करती है दर्शक तुरंत सहमत हो जाता है कि उसका जो है निर्णय बिल्कुल सही है। और कहीं से अपनी तरफ से मन्नू जी ने निर्णय आरोपित नहीं किया, नायिका के भीतर के द्वंद्व से यह निर्णय उभर करके सामने आया। तो ये एक लेखन की कुशलता है कि उन्होंने उस दौर में 74 में फिल्म आई थी, 71 में लिखा गया ये कहानी। तो उस समय उन्होंने अपनी नायिका को ये आज़ादी दी कि 2 में से एक का चयन करे। तो आइए इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक रंगकर्मी हैं प्रदीप सिंह अधिकारी। प्रदीप जी आइए 2 शब्द बोलिए। एक 2 लाइन और आइए। ये कल नवभारत टाइम्स में लेख आया था प्रोफेसर चंद्र कला त्रिपाठी का, मन्नू जी का लिखा आज भी नशे चटका देता है, आज भी। जी। अब दूसरी बात ये कि उन्हें विधाओं की भाषा का अंतर खूब पता था। रंगमंच और सिनेमा की भाषा जानती थी वो। उन्होंने बहुत लोकप्रिय हुए रजनी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखी थी। मतलब रंगमंच और सिनेमाओं की भाषा का बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान था और समझते थे। आइए सर। आप सभी को नमस्कार। ये मेरा पहला मौका है कि मैं इस तरह आप सभी के बीच बोल रहा हूँ या कहीं भी बोला हूँ। मेरा मेन मकसद यहाँ का ये था कि मैं आप सबसे मिल पाऊँ। आप सभी मेरे से उम्र में भी और अनुभव में भी, तजुर्बे में भी बड़े हैं, तो यही था कि मैं आप सबसे मिलूँ, आपकी बातें सुनूँ। पर सर ने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मन्नू जी से परिचय, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और दोस्त भी अमूमन एक्टर ही हैं, तो उनके घर जाता था तो उनकी छोटी मोटी लाइब्रेरी में एक किताब ज़रूर मिलती थी। तो उस किताब में मन्नू जी का भी एक पुस्तक रहती थी। तो पहले बड़ा कंफ्यूज रहा कि ये पुरुष है या महिला है। फिर बाद में गूगल का सहारा लिया गया और पता चला कि हाँ ये तो महिला है, क्योंकि लिटरेचर से इतना ताल्लुकात नहीं रहा, क्योंकि उत्तराखंड से हम थे और उसके बाद निम्न मध्यवर्ग के परिवार से थे, तो लिटरेचर इतना नहीं था। जब से एक्टिंग से जुड़ा उसके बाद ही लिटरेचर से जुड़ना चालू हुआ। तो मन्नू जी की मैंने जैसे पुस्तक है वो सच था, और इसके अलावा आपका बंटी, तो ये मैंने पढ़ी। इसके बाद मंगाने के बाद उसके बाद क्योंकि उस पर फिल्म भी आधारित थी तो वो भी मैंने देखी। रजनीगंधा
देखने का खास कारण ये भी था, 3 कारण थे। अमोल पालेकर जी जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, और बासु भट्टाचार्य जी जो कि बहुत अच्छे, बासु चटर्जी, हाँ, जो कि बहुत अच्छे निर्देशक रहे हैं, और दूसरा मन्नू भंडारी जी क्योंकि उनकी पुस्तक काफ़ी पसंद आई। तो ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट जो भी उन्होंने लिखा बहुत अच्छा लगा। और एज एन एक्टर मुझे किरदार को समझने में, उसकी मनोदशा, मनोभाव समझने में काफ़ी हेल्प मिली। चाहे मैं छोटा बन जाऊं और बंटी को समझूं कि उसके माँ बाप अलग हो रहे हैं तो उसकी क्या मनोदशा होगी, और उन्होंने उसको बखूबी लिखा भी। और फिल्म जैसे सर ने मुझे बताया तो मैं वो भी देखना पसंद करूँगा। और रजनीगंधा की बात करूं, फिल्म तो बहुत पसंद आई, और किताब भी। हालांकि इसमें इंटरव्यू में एक सुन रहा था तो उसमें मन्नू जी बता रही थी कि मैं और लिखना चाहती थी, बट कुछ बीमारियां जो उन्हें घेर गई और कुछ जो पारिवारिक परेशानियां थी उस वजह से वो लिख नहीं पाई। और एक रचनाकार का यही सबसे बड़ा दुख होता है कि वो कभी नहीं कहता कि मैंने बहुत बेस्ट कर दिया है। तो वही उनकी एक खलिश थी अंदर की, वो कहना चाह रही थी कि मैं और भी बेस्ट अपना काम करना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि बीमारियों की वजह से। तो हम भी कहीं ना कहीं वंचित रह गए उन सब चीज़ों से, उन रचनाओं से जो शायद मन्नू जी और करती। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा मौका दिया सर ने, आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, शुक्रिया। तो वो जो रजनीगंधा के गीतकार थे योगेश जी, हमारे केशव जी के मित्र थे, और कभी कभी कलिंगा में भी दिखाई पड़ जाते थे। तो एक जगह वो बता रहे थे कि ट्यून पे गीत लिखना था, फंस गए थे, लेकिन बाद में एक वो शब्द इतना अच्छा आ गया कि यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। तो जो मीटर था अनुरागी पे, इस वजन का शब्द पहले कोई मिल नहीं रहा था। और बोले कि हमने जो है लिखने के बाद में फिर डर भी रहा था कि कहीं अनुरागी को हटा न दिया जाए, लेकिन जो है बासुदा ने जब सुना तो अरे क्या बढ़िया लिख दिया अनुरागी। तो हमारे साथ में ऐसी एक गीतकार हैं अनुरागी मनवाली, कुसुम तिवारी जी। कुसुम जी 2 शब्द बोलिए आप। इधर आ जाएंगे, कॉर्नर पे, यहाँ संभाल के इधर कॉर्नर पे आ जाइए। प्रभु जी है ना टाइम अभी, आप संभालिए। सर योगेश जी का पूरा नाम? गीतकार योगेश। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कुसुम तिवारी है और मैं रिजवी कॉलेज में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। और मनु भंडारी जी की बात हो रही है तो अभी सिलेबस में मनु भंडारी की कहानी लगी हुई है, सयानी बुआ। और उस सयानी बुआ का कैरेक्टर, चरित्र ऐसा है कि मनु भंडारी ने उनका जो मूल नाम है, यानी जो वास्तविक नाम है, वो नाम उन्होंने उस कहानी में से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पता नहीं सयानी बुआ की आदतों को देखते हुए उनका नाम सयानी पड़ा या किस कारण से घर वालों ने उनका नाम सयानी रखा। यानी वो इतनी ज़्यादा मेच्योर्ड महिला दिखाई गई हैं कि उनके पास उनके पिताजी, मन्नू भंडारी के पिताजी भेजना चाहते थे कि जाओ बहन के पास, जिस तरह से अनुशासित वो हैं उसी तरह से अनुशासन में रह के तुम पढ़ाई करना। लेकिन इतनी भयभीत रहती थी मन्नू भंडारी, बोली हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन पिताजी के आगे किसकी चलती है। तो वहाँ वो गई और जाने के बाद उन्होंने देखा कि ऊपर से वो महिला यानी कि बुआ, सयानी बुआ इतनी कठोर और इतनी अनुशासित थी, लेकिन अंदर से उनका जो कोमल मन था वो कहानी के अंत में मालूम पड़ता है। 2 पंक्तियाँ मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मन्नू भंडारी, सयानी बुआ की 5 साल की एक बेटी है, लेकिन माँ के कड़े अनुशासन के कारण वो बिटिया इतनी ज़्यादा सहम गई है कि वो अपना बचपन भूल गई है, बीमार रहने लगती है वो। तो डॉक्टर आके देखता है, फिर डॉक्टर कहता है बीमारी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्ची को हवा परिवर्तन की ज़रूरत है। लेकिन बिटिया के पापा ने डॉक्टर से कहा कि हमारे घर का माहौल ऐसा है और यहाँ रहकर तो बिटिया ठीक नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि इसको आप हिल स्टेशन पे ले जाइए, लेकिन शर्त ये रखिए कि साथ में माँ नहीं जाएगी। अब 5 साल की बच्ची और वो कैसे बिना माँ के रहे, और उन्होंने अपनी बेटी को कभी छोड़ा नहीं था। तो जब वो भेजने लगती हैं अपने बेटी को तो एक एक चीज़ की लिस्ट बनाती हैं कि कितने बजे उठेगी, कब खाएगी, कब सोएगी, कौन सा फ़्रॉक पहनेगी, और ये फ़्रॉक कितने का है, ये डिनर सेट कितने का है, ये सामान कितने का है, पूरी लिस्ट बना के वो कहती हैं पति को रोज़ एक पत्र लिखोगे
वहाँ पहुँचने के बाद रोज़ एक पत्र लिखोगे, कभी नागा नहीं होना चाहिए। तो पति ने हाँ में से हिला दिया और बेटी ये सोच के खुश कि मम्मी को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। 1 महीने के बाद लगातार उनके पत्र आते रहे और उसके बाद ये रोज़ पढ़ती रहीं। रोज़ पत्र में एक ही बात होती थी, मैं ठीक हूँ, बिटिया भी ठीक है। तो मनु भंडारी ने पत्र जब पढ़ा तो कहा कि क्या ज़रूरत है फूफा जी को रोज़ रोज़ ऐसा पत्र लिखने की, इससे अच्छा है वही गत्ते पर लिख के पलंग में चिपका दो और रोज़ वही पढ़ा करो, क्योंकि बात तो एक ही है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि 3-4 दिन पत्र नहीं आया और बुआ की हालत बुरी, मतलब बहुत ख़राब होने लगी। तो कमरे में छुप छुप के वो रोने लगी और मनु भंडारी उनको समझा नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी कड़क महिला, इतनी अनुशासित महिला, अचानक इसको क्या हो गया। 1 हफ्ते के बाद पत्र आता है। पत्र में सब कुछ लिखा हुआ था। अंतिम लाइन तक सयानी बुआ आते आते पत्र को फेंक देती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती हैं। तो मनु भंडारी को लगता है कि बिटिया चली गई। तो मनु भंडारी ने वो पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया और अंतिम लाइन पर आकर मनु भंडारी की ज़ोरदार हंसी निकल गई, क्योंकि उन्होंने जाते समय ये कहा था कि ये डिनर सेट 50 रुपये का है, देखो टूटे नहीं। तो अंतिम लाइन में ये लिखा हुआ था कि बिटिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन सयानी तुम्हारा दिया हुआ डिनर सेट में एक कप टूट गया। तो वहाँ उन्होंने ये दिखाया कि महिला परिवार को चलाने के लिए कितनी भी कठोर क्यों न हो, लेकिन जब अपने बच्चे की बात आती है तो अजीब सी आशंका से, अजीब से डर से उसका मन भर जाता है और फिर वो दुश्चिंताओं में घिर जाती है। तो ऐसे ऐसे चरित्र को मनु भंडारी ने अपनी कहानियों में उभारा है और उसको पढ़ाते समय क्लास में मज़ा भी आता था हम लोग को, और हमारे स्टूडेंट्स हंसते भी खूब थे कि पूरी कहानी का सार एक लाइन में है कि बिटिया ठीक है लेकिन डिनर सेट टूट गया। जी, थैंक यू। हाँ, देखिए हमारे मित्र सोम जी शास्त्री जी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रजनीगंधा पे आप कुछ बोलें तो लोगों को मालूम पड़े कि फिल्म कैसी लगी आपको या आपकी जिंदगी में। नहीं, अन्याय नहीं चाहते, फोटो छपाया। आई प्लीज नहीं आई आ जाइए। 2 लाइन तो बोलेंगे, 2 मिनट न सही। आपके भी शब्द हमें मालूम है, लेखक हैं आप। हैं। सोमजी आर शास्त्री जी जो हैं, इनके डायरेक्टर हैं। 2500 एपिसोड आ चुके हैं एज ए निर्माता निर्देशक, और करीब 8 चैनलों पे इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। 2500 एपिसोड। सोम जी। सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रणाम। हमारे बीच से उठाए गए कैरेक्टरों को आत्मसात करने वाली ऐसी महान लेखिका के लिए शब्द नहीं है हमारे पास, इसलिए सिर्फ उनको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से कि हमारी इंडस्ट्री को ऐसे राइटरों की ज़रूरत है और ऐसे राइटर उनके आशीर्वाद से पैदा होना चाहिए, जिससे हम अच्छे कृतियाँ बना सकें, अच्छे सीरियल बना सकें। धन्यवाद। देखिए इसके बाद बता देंगे, मतलब यहाँ से जाने से पहले, है ना। देखिए पार्टी अलग। हाँ, बासु चटर्जी जी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि बड़ी अच्छी पारिवारिक और जिनको लोग बोलते थे हल्की फुल्की लेकिन भीतर से बहुत गहरी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो बासुदा इनके पारिवारिक मित्र थे, राजेंद्र यादव जी से और मन्नू जी से उनके अच्छे रिश्ते थे। तो लेकिन एक फिल्मकार की क्या दृष्टि होती है, बहुत सारी कहानियाँ लिखी उन्होंने, और जो है उन्होंने उसमें से एक कहानी का चयन किया वासुदा ने, यही सच है। और उसमें इतने अच्छे ढंग से गीत संगीत को शामिल किया, और क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर में हमारे कास्टिंग डायरेक्टर रमोला जी भी आएंगे। ये एक उस समय जो है उस दौर में था यूनिवर्सिटीज़ में कि जो लड़के होते हैं वामपंथी तेवर के उग्र और सिगरेट पीने वाले, दाढ़ी बढ़ाने वाले, तो ऐसे उग्र तेवर के दिनेश ठाकुर जी हम लोगों के दोस्त थे, उनको जो है कास्ट किया गया था, अमोल पालेकर को। और एक जो होता है कि भाई प्रेम का जो द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व को और प्रेम को स्थापित करने के लिए जो गीतों का इस्तेमाल किया वो अद्भुत था। तो वो पूरे समय तक लोगों को बांध के रखते हैं
और आखिर में जैसे मैंने कहा कि प्रेम का जो इसमें किसी भी फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है कि दर्शक उससे सहमत होते हैं कि नहीं। तो उन्होंने जो है पूरी तरह दर्शकों को सहमत कर दिया। ऐसा लगता था कि वो प्रथम प्रेमी के पास वो वापस लौट आएगी, लेकिन अंत में वो दूसरे प्रेमी को चुनती है और दर्शक जो है फिर उसकी जो सांस रुक गई थी चलने लगती है। तो मतलब उनके इस कंसेप्ट को कैसे पेश किया जाए कथा को लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैं जो है फिल्म विधा से जुड़े हुए हैं राजू पारसेकर जी, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। राजू पारसेकर जी के करीब करीब 25 सीरियल आ चुके हैं लेखक निर्देशक के रूप में। बड़े बड़े फिल्म स्टार शेखर सुमन, काफ़ी बड़े बड़े एक्टरों के साथ इन्होंने काम किया है। इनके निर्देशन में कई एक्टरों ने काम किया और सुपरहिट सीरियल रहे इनके। सभी को विनम्र अभिवादन। मैंने बहुत सीरियल जैसे हम पाँच, हम सब एक, CID वगैरह बहुत सी कॉमेडी कम से कम 20-25 सीरियल की है, 2000 के आसपास एपिसोड्स किए। तो वैसे मेरी शुरुआत गोविंद निहलानी जी के साथ हुई और मैं विजय तेंदुलकर साहब जो राइटर है उनके साथ 5 साल रहा हूँ, घर पे फैमिली मेम्बर था। तो उस वक्त ये रजनी, जब मैं था उनके पास तो रजनी सीरियल आती थी जो प्रिया तेंदुलकर थी। तो मैं घर का आदमी, उनके बहन ही थी मेरी प्रिया, तो वहाँ से मैं जानता हूँ मनु जी का नाम। उसके बाद रजनीगंधा जो फिल्म आई बासु चटर्जी की, तो मुझे लगता है वो एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी जी। मतलब वहाँ से अमोल पालेकर जैसा एक मिडिल क्लास सीधा साधा, मतलब आप कभी सोच नहीं सकते ऐसा एक नायक फिल्म को मिला। मतलब उस ज़माने में जो ग्लैमरस हीरो होते थे उस ज़माने में, उस वक्त अमोल पालेकर जैसे एक्टर स्टार बने। क्या बात, ये बड़ी बात। और बासु चटर्जी, भीमसेन, बासु भट्टाचार्य जैसे घरोंदा, बहुत सी फिल्में, छोटी सी बात, ये फिल्मों का दौर उस चला जिसमें मुझे लगता है रजनीगंधा से मनु जी का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। आपने एक कहानी की बात की, तो एक कहानी मंजू सिंह की, उस वक्त मैंने भी कुछ कहानियाँ की। वो ऐसी थी कि अवार्ड विनिंग कहानियाँ होती थी जिसमें मैंने भी कुछ की जो मनु जी की थी। तो ऐसे उनका परिचय है। और मैं जो लेखक तेंदुलकर साहब के साथ था तो मुझे बहुत से साहित्यिक लोगों से मैं मिला हूँ, जिसमें मैं मराठी बैकग्राउंड से हो तो भी मैं जानता था इनको, बिकॉज एक रजनी था, रजनीगंधा था और फिर ये तेंदुलकर साहब के था, इसलिए मैं इन नाम से परिचित हूँ। और मुझे आपने मुझे मौका दिया इनके बारे में बोलने के लिए, मैं आभारी हूँ उसका। ठीक है, धन्यवाद राजू जी, बहुत अच्छी बात कही है। और उसी ज़माने से एक बहुत सीधी सादी घरेलू लड़की विद्या सिन्हा, उनका आगमन हुआ और उनको भी जो है लोगों ने बहुत आगे चल के प्यार दिया, पसंद किया। और मैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपनी बात कहें। आदरणीय केशव राय जी, देवमणि जी और मनहर चौहान साहब और सभी आदरणीय मित्रों, 2 मिनट में मैं 3 बातें। आप 5 मिनट लीजिए। तो मनु जी के लगभग 4-5 इंटरव्यूज़ मैंने किए उनके जीवन में, और वो छपा, और उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, जो एक खबर की तरह है। एक तो उन्होंने ये कहा कि फिल्म के बारे में मैंने कहा कि आप सबसे क्या महसूस करती हैं सिनेमा पे में आपकी फिल्में बनी हैं, और वो आप क्या महसूस करती हैं। आप कहा कि देखो, एक चीज़ की कमी मैं महसूस करती हूँ कि जो पटकथा लिखी जाती है उसको साहित्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसको छपना चाहिए, और छपने में आप लेखक का सहयोग लें, आप डायलॉग राइटर और उससे ठीक है लिखवाएं, लेकिन जब उसको किताब का रूप देना हो तो उसी तरह से, लेकिन पाठक को जानता है वो लेखक, तो उस तरह से उसका एक रूप बनना चाहिए, और पटकथा को भी साहित्य का दर्जा मिलना चाहिए। और इस तरह अगर आप करेंगे
तो साहित्य का एक अपार भंडार, जितनी ऐतिहासिक फिल्में बनी हैं अपने यहाँ, वो सामने आएगा। तो एक तो ये उन्होंने कहा था कि ये कमी मेरी ही जो किताबें हैं उसका एक स्वाद है जब मैं लिखती हूँ, और एक स्वाद है जो पटकथा में है। क्या बात। तो इसलिए हमारा साहित्य, वो पटकथा अगर कोई पढ़ लेगा तो और संपूर्ण होगा और कम्युनिकेट होगा। तो एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी जो एक बार मैंने उनसे पूछा था कि ये नई कहानी और ये सब जो आंदोलन चला, जिसमें आप शामिल थीं, लेकिन आप अपने को शामिल नहीं मानती हैं उसमें। आपका कहना है कि जो नई कहानी का जो यथार्थ है और उसको देखने का नज़रिया है, वो एक खास तरह से बधे बधाए ढंग से मध्य वर्ग और आदि आदि का है, इससे बाहर निकलना चाहिए। तो मैं इसलिए, मुझे बहुत ध्यान भी नहीं दिया गया, मैंने दिया गया, लेकिन 3 राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, बाद में रेणु भी, तो इतने लोगों को तक ही सीमित रखा गया। मैं इसीलिए था कि मैं उस यथार्थ का विरोध करती थी जी। तो ये बात उन्होंने कही। तीसरी बात जो खबर की तरह है, महिला लेखन के बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह घर परिवार में हम लोग सारी बात नहीं बोलते हैं, जो ढांचा है, फील करते हैं, वो सब नहीं बोलते हैं अपने ही बच्चों से, अपने ही परिवार के लोगों से, वैसे ही लेखन में तमाम विद्रोह के बावजूद हम सारी बात नहीं लिखते हैं। तो ये हमको साहस के लिए मैं नहीं कह रही, इन्होंने कहा, मैं ये कह रही हूँ कि ये जिम्मेदारी है कि आप जो फील करते हैं वो लिखें। अंतिम बात जो उन्होंने कही वो ये कि मैं आत्मकथा अलग से लिखना चाहती हूँ। ये बात है 1.5-2 साल पहले की। लिखना चाहती हूँ, लेकिन वो आत्मकथा यह नहीं कि मेरा जन्म वहाँ हुआ, मैं इस स्कूल में पढ़ी, ये मेरे माता पिता थे, और ये नहीं। ये आत्मकथा बहुत हो चुका, इसका लंबा इतिहास है। हम लिखना चाहते हैं अपने मैं जिस समय में शामिल थी और जिस समय में और बहुत सारे लोग शामिल थे, उसकी कहानी क्या है, उसकी आत्मकथा क्या है, जो मेरे समय से शुरू होकर और मेरे अंतिम समय जो मेरा आया हुआ है वहाँ तक आता है। तो समय की आत्मकथा मैं लिखना चाहती हूँ जो मेरा समय था जी। तो ये महत्व, क्योंकि आप जानकर क्या करेंगे कि मैंने फला प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ी, लेकिन आप जानेंगे कि उसमें हमारे टीचर्स थे और वो किस तरह से व्यवहार करते थे, क्या सज़ा मुझे देते थे। तो मैंने उनसे कहा कि सज़ा आपको क्या सज़ा मिली थी, कुछ पर्सनल में पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ ठीक से नहीं सुनाना था, वो नहीं सुना पाई, तो कहा कि 3 दिन तुम अपना लंच बॉक्स नहीं खाओगी। तो कहा कि ये सज़ा नहीं है, सज़ा कुछ और। तो ये अगर आती है चीज़, तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, उस समय सज़ा देने की जो परंपरा है, जो जिस तरह व्यवहार किया जाता है बच्चों से, तो ये है। तो ये मैं समय की आत्मकथा लिखना चाहती हूँ। तो ये है मित्रों, बस 2 मिनट क्या माफ़ी चाहता हूँ नहीं हो गया। और मुझे केशव राय जी ने बुलाया और अभी अपने मित्र भी आए हुए हैं अभी आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को बहुत। सूरज जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने की, तीनों बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें जो अनकही की बात की, तो वो उनके स्वभाव के विरुद्ध था। इतनी विनम्र, इतनी घरेलू महिला थी, तो उस काम को किया कृष्णा सोबती ने। वो अपने व्यवहार में भी बहुत आक्रामक थी और उनकी जो नायिकाएं हैं वो भी बहुत आक्रामक थी। मन्नू जी से वो सीनियर थी कृष्णा जी, और इसलिए जो है सबसे ज़्यादा आलोचकों का उन्होंने ध्यान खींचा। लोगों ने जो है मन्नू जी से कहा भी कि आलोचक आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने कोई इसकी ज़रूरत नहीं समझी कि उसके लिए कोई अलग से कोशिश की जाए, लेकिन जो कुछ लिख दिया वो अमर है। गीतकार प्रभु जी, आइए, आपका स्वागत है। अभी जी आइए सर, एक बात दिमाग में आई सर की बात, बोल दीजिए आप। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। अभी जो सर ने बात कही कि मनु जी ने कहा था कि पटकथा को साहित्य का दर्जा मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ते आए साहित्य और सिनेमा,
तो साहित्यकार को सिनेमा नहीं अपनाता है, सिनेमा वाले साहित्यकार नहीं अपनाता है। जैसे गुलशन नंदा ने 12-13 उपन्यास लिखे, बहुत ही बिके, वो 5-5 लाख उसकी बिकी और 12-13 फिल्में सब हिट नहीं, लेकिन साहित्यकारों ने उनको साहित्यकार नहीं माना। तो कहीं ना कहीं दोनों में भी सामंजस्य हो, आपसी मेलजोल हो तो काम अच्छे बनते हैं। और उन्होंने बात की तो बात सही है कि सिनेमा वालों को भी समझना चाहिए, लेकिन ये विधा लगे वो विधा लगे, ऐसा चला आ रहा है। लेकिन मनु जी के बारे में ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो तो यहाँ सिनेमा में पूरी तरह से आई भी नहीं होगी ना सर, वहीं रहकर काम किया, कम काम किया लेकिन वहीं रहकर किया, इसलिए उनको ये शिकायत भी नहीं होगी कि मुझे सिनेमा वालों ने अपनाया नहीं, जो भी काम किया वो अच्छा खुद ही नहीं आई। अब मनु जी को श्रद्धांजलि देते हुए आप सब लोग को मेरी साइड से उनको प्रणाम और उनका नतमस्तक होके मैं कुछ उनके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि इतना आप सब बता रहे हैं उन्हीं से, और इतना हमने भले कुछ भी नहीं, पर उनका जितनी प्रेरणा ले उतना कम है। उनके जीवन से ही हम सब कुछ लेके अपना कुछ भी आगे, जितना भी कुछ भी करना है उनसे सीख के हम कहीं भी आगे जा सकते हैं। उनकी प्रेरणा बिना हम अधूरे हैं, और ये अधूरापन हमेशा खलता रहेगा, हमेशा खलता रहेगा। इनके बारे में और मैं क्या कहूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करूँ। शुक्रिया प्रभु जी। अभी जो केशव जी बात कर रहे थे पटकथा वाली, तो मन्नू जी और राजेंद्र यादव भी और भी कई लोग इस बात को मानते थे कि पटकथा खुद में एक साहित्य है। तो बासु चटर्जी जी से कह के राजेंद्र यादव ने एक पटकथा लिखवाई, और एक औरत सर पे खिलौने रख करके बेचती थी, तो मेरे ख्याल से खिलौने वाली शीर्षक से ही हंस में वो पटकथा पूरी प्रकाशित हुई थी कि हिंदी के लेखकों के मालूम पड़े कि पटकथा क्या होती है। तो बासु चटर्जी ने वो पटकथा लिखी थी हंस पत्रिका के लिए, और उसे साहित्य के रूप में उसमें पेश किया गया जी। और गुलजार साहब ने एक पटकथा लिखी लिबास नाम से, तो वो जो है कोई उसको बनाने के लिए नहीं मिल रहा था प्रोड्यूसर, तो उसको उन्होंने किताब के रूप में प्रकाशित करवाया, और वो जो है किताब उपलब्ध है। लिबास जो है, अगर किसी को पटकथा पढ़नी है गुलजार साहब की तो वो भी उपलब्ध है। हाँ, और अब मैं महिपाल सिंह परिहार आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। महिपाल सिंह जी भी संस्था से जुड़े हैं, और जो साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम विश्व हिंदी अकादमी, लोखंडवाला कविता क्लब हम जो करते हैं, उसमें महिपाल जी भी पूरा कंधा से कंधा मिलाकर इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाते हैं। 23 तारीख को भी कोरोना काल खुलने के बाद जैसे ही महाराष्ट्र में थिएटर खुले, और हमने मिलकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया है, संगीतमय शाम की थी। तो महिपाल सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित हमारे अतिथि, हमारे ज्येष्ठ भ्राता के जैसे हमारे पांडे जी, हमारे केशव जी एवं सभी हमारे मित्र का, सबसे पहले तो मैं मन्नू भंडारी जी के चरणों में शीश नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अंतिम यात्रा कुछ ही दिनों पहले की। हम सबको बेहद दुख है इस बात का। बहुत अच्छी लेखिका थी, बहुत अच्छा उनका जो जीवन काल था वो लिखने के टाइम ही बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन में लिखा वो आज हमारे लिए एक आईना बन गया है। हम सब कहीं ना कहीं अपने लिए उस कैरेक्टर में पाते हैं जो उन्होंने लिखा है। जितनी भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जैसे अभी आप लोगों ने जिक्र किया रजनी और बाकी जितनी भी रचनाएं हैं उनकी, तो एक बहुत कठिन होता है बीइंग अ राइटर और लिखते जाना, क्योंकि उसमें इतना अधिक धन भी नहीं होता है। बहुत जो 2% लोग होते हैं वो सिर्फ एक काम कर पाते हैं, और वो 2% लोगों को ही रॉयल्टी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग उनके चरणों में शीश नमन करते हुए उन्हें भाव विभोर होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, हमारे पास 2 वक्ता हैं, प्रशांत नेगी और मनोज रमोला। तो उनको बुलाने से पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके बीच से किसी को स्वतः 2 शब्द कहना होगा। माया जी कुछ बोलना है।
हाँ, या किसी को स्वतः बोलना है तो भी पधारे, स्वागत है। और किसी को अगर कोई सवाल करना है मन्नू जी के रचना से संबंधित, तो आप कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। और मैं अब वरिष्ठ पत्रकार ज्योति वेंकटेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि 2 शब्द मन्नू जी के सम्मान में कहें। हाँ, उठाइए, सर के ऊपर से उठा लीजिए, हाई जंप कीजिए। ज्योति वेंकटेश जी पिछले 40 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में पत्रकारिता कर रहे हैं और फिल्मों का रिव्यू भी करते हैं। ऐसा कोई प्रेस शो नहीं होता है जो ज्योति जी के बगैर हो जाए। इसलिए इन्होंने रजनी की भी की होगी और रजनीगंधा की भी निश्चित रूप से समीक्षा की होगी। नमस्कार सभी यहाँ जो एकत्रित हुए, मेरा आदर प्रणाम बड़ों को और प्यार छोटों को। मनु भंडारी जी के बारे में बोलना मैं उचित आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मनु जी के लिखान को पढ़ के मैं बड़ा हुआ। मैं जब जर्नलिज्म शुरू किया कुछ 45 साल पहले, तब पहली बार मैंने देखा रजनीगंधा फिल्म। उस बार मैं क्रिटिक नहीं था, एज ए फिल्म गोअर। मैं आकाशवाणी थिएटर थी अपना नरीमन पॉइंट में, वहाँ 1 रुपये का टिकट, वो भी बड़ी अमाउंट थी, क्यू में खड़ा रह के 1 रुपये का टिकट खरीद के अंदर जाके देखा। इतनी अच्छी फिल्म थी रजनीगंधा, और इंस्टेंटली मैं अपने आप को अमोल पालेकर समझने लगा। और रजनीगंधा की हीरोइन जो विद्या सिन्हा, उसको मैं अपना हीरोइन समझ के फिल्म देखता रहा, और दोनों का बड़ा फ़ैन हो गया था मैं। और उसी फिल्म में काम अच्छा लगा दिनेश ठाकुर का भी, क्योंकि 3 कैरेक्टर को लेके इस फिल्म बनाई थी बासुदा ने। तो उस ज़माने में बासुदा मेरे अच्छे फ्रेंड थे, कई बार मुझे बुलाते थे अपने घर में। उस ज़माने में वर्ली में रहते थे, जहाँ मैं पहला रहता था, आदर्श नगर। बासुदा भी उधर ही रहते थे, तो उनके घर जाने का सौभाग्य कई बार प्राप्त हुआ मुझे। वो स्टेपल डाइट था उस ज़माने में उनका, बासु जी का, रम पेप्सी, यही ऑफ़र करते थे मुझे। लेकिन मैं उसे प्रसाद समझ के पीता था, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े फिल्म मेकर को मिलना, उनके साथ बैठ के डिस्कस करना उनके फिल्में, आज बहुत ही मुश्किल है। खास करके आजकल के दिन में जब एक ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, इंटरव्यू भी ग्रुप इंटरव्यू है। कल एक हिंदी फिल्म आने वाली है सत्यमेव जयते, उसका इंटरव्यू के लिए गया था। मैं देखा 10-12 जन बैठे थे एक हीरोइन का इंटरव्यू करने के लिए। यानी ज़माना बहुत ही बदल गया अभी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि मैं मनु जी के बारे में बोलना है। इतनी सरल राइटिंग स्टाइल में रजनी हो, या रजनी में तो थॉट प्रोवोकिंग इश्यू उन्होंने टैकल किया था। जब उस ज़माने में सिलेंडर नहीं घर आए, नहीं पोस्टमैन घर नहीं आता, ये सब बड़े बड़े मुद्दे थे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में सब कुछ घर बैठे बैठे आ जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस ज़माने में मनु जी ने जो लिखा, रजनी पायनियरिंग ट्रेंड था। उसके बाद उसके बाद रजनीगंधा, वो भी साफ सुथरी फिल्म थी जो कोई भी देख सकता था। आजकल जैसे वो यूए ऐसा सर्टिफिकेट का ज़माना नहीं था तब। सरल लैंग्वेज में डायलॉग्स भी जो उस ज़माने में मैं समझ सकता था मद्रासी होने के बावजूद। क्या बात है। ऐसे फिल्म देख के मज़ा आ गया। हिंदी सीखने के लिए एक अच्छा, वो भी देखा आपने, समय की धारा भी देखी है? नहीं, स्वामी भी फिल्म थी, स्वामी। शबाना आज़मी, समय की धारा आपका बंटी में बनी थी मन्नू जी की। और जीना यहाँ नाम की फिल्म थी, अमोल पालेकर, शबाना आज़मी, जी जी, जरीना वाला। ज्योति जी, फिल्म पे हर निर्माता निर्देशक की इच्छा होती है कलाकार की उसको फिल्म फेयर मिल जाए। रजनीगंधा में ऐसा क्या था कि जो फिल्म फेयर मिला? श्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर मिला। हाँ, मेरे ख्याल से रजनीगंधा इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि तब तक वही दिलीप कुमार, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ दिलीप कुमार की कंट्रीब्यूशन को, लेकिन वही दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद,
हीरो, ये बुजुर्ग लोग हीरो का रोल करते थे, लेकिन यहाँ एक रजनीगंधा में अनूप जलोटा बोलता हूँ अमोल पालेकर आया, वो लगा अरे मेरे जैसे पैंट पहना है, मेरे जैसे चप्पल में आया है। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो ऑडियंस में हुआ, ये बड़ा आइडिया था। तो सिनेमैटिक ईडियम जो मनु भंडारी, जो सिनेमा राइटर नहीं थी, लेकिन उनका नॉवल को लेके ये बनाया, इसलिए शायद फिल्म फेयर ऑल्सो इज ए कॉमन मैन्स अवार्ड, वो नेशनल अवार्ड जैसा नहीं है। तो फिल्म फेयर भी इसलिए उनको मजबूर होके अवार्ड देना पड़ा मनु जी के रजनीगंधा को, नहीं तो आवाम के खिलाफ हो जाएंगे ना वो। सही बात। तो बासु चटर्जी से कभी इसको लेकर बातचीत होती थी? हाँ, बासु जी बोलते थे मैं कोई सत्यजीत रे नहीं हूँ, वो भी बंगाली, मैं भी बंगाली, लेकिन सत्यजीत रे का टारगेट ऑडियंस अलग था, मेरा टारगेट ऑडियंस आप लोग है जो उठ के बैठता हूँ मैं रोज रोज, उनके लिए मैं एंटरटेनमेंट के लिए लिखता हूँ। यानी बासु जी बोलते मैं सजेस्ट करता हूँ, अच्छे अच्छे राइटर्स का मेरे पास बैंक है, तो फिल्म बनाते समय मैं जो ऑडियंस को पसंद आएगी वो मैं इंक्लूड करता हूँ, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेसफुल फिल्म। बहुत अच्छा ज्योति जी, आपने बहुत अच्छी सी बातें की। देखिए कि मन्नू जी ने घर में अपने बैठ करके अपनी कृतियाँ लिखी और उनकी गूंज सिनेमा वालों तक पहुंची, और आपका बंटी जो है वो धर्मयुग में धारावाहिक प्रकाशित हुआ था, और उस समय धर्मयुग ऐसी पत्रिका थी जो लाखों में बिकती थी और हिंदुस्तान के घर घर में गूंज उसकी पहुंच जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों तक वो पहुंचा होगा। लेकिन एक ख़ास बात मैंने ये महसूस की कि रजनीगंधा में जो गीत हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और आपका बंटी नावल मैंने पहले पढ़ा था, फिल्म बाद में देखी, तो उसमें जो है ऐसे दृश्य हैं कि थोड़ी थोड़ी देर पे पढ़ते पढ़ते आंखें भीग जाती हैं अपने आप। मतलब उसको आपका बंटी इतना दुखद उपन्यास है, ख़ास तौर से जहाँ जहाँ बच्चा आता है, कोई ऐसी बात आती है माँ बाप बारे में कि वो भीतर से हिला देती है, आदमी की आंखें भीग जाती हैं। तो उसको मनोरंजक बनाने के लिए उसमें जो है 4-5 गाने डाले गए आपके बंटी में, और जहाँ गाने आते हैं ऐसा लगता है कहानी रुक गई है। मतलब कहानी को गानों ने, गीत संगीत ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए किसी को जो है गाना भी नहीं याद होगा कि आपका बंटी में गाना कौन था, समय की धारा नाम से फिल्म। लेकिन रजनीगंधा के गाने आज भी चल रहे हैं, आज भी लोग पसंद कर रहे हैं। प्रशांत नेगी जी आइए, 2 शब्द बोलिए। मैं धन्यवाद करता हूं। नहीं, एक मिनट। तो रमोला जी आए पहले, आपके मनोज रमोला जी। अच्छा, लास्ट में आएंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आयोजन करना बहुत कठिन काम होता है। सोच तो लेते हैं आयोजन करना, लेकिन उसकी जो तैयारियाँ होती हैं वो बहुत अपने मन में एक भाव और श्रद्धा और उस लेखन के प्रति भक्ति होती है, इसलिए सब जुड़ जाते हैं, कर जाते हैं। तो इस बार मतलब एक तो हमारे डीओपी दीपक पांडे बहुत करीब 400-500 एड की, उन्होंने एसोसिएट कैमरामैन में 4 फिल्में इंडिपेंडेंट की और 13 फिल्में बड़ी बड़ी एसोसिएट कैमरा में। वो अच्छे साहित्य में रुचि है, पढ़ते बहुत हैं, टेक्नीशियन तो है ही, लेकिन आज वो भी वक्ता के रूप में 2 मिनट आएंगे, बोलेंगे। दूसरे हैं मनोज रमोला, कास्टिंग डायरेक्टर, जिनकी कास्टिंग पर एक पुस्तक भी आई है, ओमपुरी साहब ने रिलीज की थी उसको। और किरदारों को जिस तरह से मनु भंडारी जी स्त्री पात्रों को जिस तरह से लिखती थी, तो वैसे ही यही कास्टिंग डायरेक्टर जो मनोज जी हैं। तो कल मैंने इन दोनों से कहा कि आपको तो 1-1 मिनट या 2-2 मिनट तो बोलना ही है। तो दीपक जी आप आइए, प्लीज आप आइए, आपकी घोषणा हो चुकी है। दीपक जी आप आइए, नहीं आइए दीपक जी, अरे दीपक जी आइए, अरे आइए 2 मिनट, आप 2 मिनट आइए। हाँ चलिए, अच्छा मनोज जी फिर, हाँ फिर, हाँ दीपक जी आप, मनोज जी अरे 2 मिनट, कोई बात नहीं, कोई तो बात आप ये ले लो, मनोज जी आ जाएंगे, फिर आप आए। हाँ रमोला जी आइए, आप 2 मिनट के लिए। हाँ मनोज जी आइए, कितनी किताबें आइए मनोज। कुल कितनी किताबें आपकी प्रकाशित?
मनोज जी का मैंने परिचय बताया है आपको, कास्टिंग डायरेक्टर हैं। इनका स्कूल भी, एक्टिंग स्कूल भी था कोरोना काल के पहले, जिसमें 100 विद्यार्थी पढ़ते थे, और अभी कोरोना काल के बाद सभी अस्त व्यस्त हो गए, और एड वर्ल्ड के लिए करते हैं, टेलीविज़न के लिए करते हैं, फिल्मों के लिए करते हैं, वेब सीरीज़ के लिए करते हैं। मनोज जी। एक्चुअली इतने तमाम सारे वक्ताओं को सुनने के बाद अब मैं क्या बोलूं। लगभग सभी लोगों ने सभी चीज़ के बारे में बोल ही दिया है। नहीं सब मैं तो मेरी तरफ से मैं ये एक मतलब इस स्मृति सभा में मैं सादर नमन करता हूं, और सारे लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने सुनने को मिला, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर किरदार दो शब्द सर उसके बारे में आप जिस तरह से कास्टिंग करते हैं, उसके किरदार, रजनी के किरदार या रजनीगंधा के किरदार। नहीं, किरदार के बारे में थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ज्योति सर ने कहा ही था कि जब अमोल जी मतलब कि थोड़ी देर पहले शायद यहाँ पे बात हुई थी कि भाई अचानक से वो फिल्म में ऐसा क्या था, जब आपका सवाल ही था कि उस फिल्म में ऐसा क्या था कि जो अचानक से उसे फिल्म फेयर या इस तरह की जगहों पे रिकॉग्नाइजेशन मिला। होता यही है कि दो तरह की चीज़ें चलती हैं। एक होता है हीरोइज्म, जिसको जो कुछ इस तरह के कलाकार होते हैं, जैसा जो आम लोग सोचते हैं कि जो हम नहीं बन सकते, अगर हम होते तो कुछ ऐसा होते। एक वो हीरोइज्म की बात है। और एक कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अरे वाह ये तो मेरे जैसा है, मेरी जैसी हाइट बॉडी, मेरी जैसी पर्सनालिटी, मेरे जैसे बात कर रहा है। तो वो जो सरलता है, उस सरलता की वजह से, जैसे जो बात शायद उस वक्त पे रजनीगंधा की बात थी, आज जो रियलिस्टिक सिनेमा की जहाँ तक बात हो रही है, चाहे वो बधाई हो, गैंग्स वासेपुर हो, जितनी भी फिल्में इस वक्त पे पसंद की जा रही हैं, वो उसी की अपनी सरलता की वजह से ही पसंद की जा रही हैं। तो रियलिस्टिक कास्टिंग की वजह से पसंद की जा रही है। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच वरिष्ठ बहुत सीनियर जॉन साहब हैं, सेक्रेटरी, लेकिन वो तो सुनना ही चाहते हैं। प्रमोद जी, आप बोलना चाहेंगे? फिर अंतिम वक्ता प्रशांत जी हैं, बस और बोलना चाहेंगे दो शब्द? चलिए ठीक है, प्रशांत जी को बाद में, अब देखिए वक्त की बात। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो एक मिनट, बाद में देखिए, बात ये है कि भाई हम सब लोग जो है, जो भी जीवन को समझना चाहते हैं, जो लोग चरित्र को समझना चाहते हैं, जो लोग मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे बच्चों का, तो उसके लिए, और एक सशक्त भाषा क्या होती है, उसके लिए मन्नू भंडारी को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत सशक्त लेखिका, प्रथम कतार में जिक्र होना कोई आसान काम नहीं है। जैसे उर्दू में इस्मत चुगताई या पंजाबी में अमृता प्रीतम को पहली कतार में माना गया, वो इसी पहली कतार की लेखिका वो रही हैं। अब हम चलते हैं, हमारे जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं मनोहर चौहान जी। आषाढ़ का एक दिन में एक डायलॉग आता है, मुझे पूरा तो नहीं आता है, लेकिन मल्लिका उनको सलाह देती है कालिदास को कि तुम राजधानी जाओ, जब राजधानी जाओगे तभी तुम्हारा नाम होगा। तो मनोहर जी बहुत पावरफुल, बहुत सशक्त लेखक हैं। अगर ये राजधानी में होते, दिल्ली में, तो बहुत ऊंचा कद दिखाई पड़ता, लेकिन मुंबई की आबादी इतना ज़्यादा है कि ये चुपचाप बैठे रहे। उसी तरह जैसे मन्नू जी बहुत सरलता से अपने घर में बैठ के लिखती रहीं, बहुत कम आयोजनों तक में जाती थी, उसी तरह जो है आज स्वतः चल के आए हैं बहुत अच्छे कहानीकार, और जिनकी विविध विषयों की 50 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो और जो है केशव जी ने ये प्रयोग किया, और ये प्रयोग आगे भी हमेशा चलना चाहिए कि भाई वो 4 5 6 जो वक्ता हैं गिनती चुनती के, उन्हीं को फ़ोन करके क्यों बुलाया जाए। जिस तरह से आज सहज भाव से लोग आए, अपनी बात कही, भले ही तो वो जो सरलता, जैसे मंजुला जी में जो सरलता थी, जो कुसुम जी में जो सरलता थी, आज प्रदीप में जो सरलता थी, तो ये जो सरल वक्तव्य है बहुत अच्छा लगता है। तो अपने मन से खुद चल करके आए हैं आज के अध्यक्ष महोदय मनोहर चौहान जी, तो मैं बहुत आदर के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप दो शब्द क्या, आप भरपूर समय लीजिए, जो भी आपको कहना है। हाँ, केशव जी लगाना हो लगा सकते हैं, पकड़ लेंगे। हाँ, पकड़ ले रहे, बस आप ऊपर कर रखिए बस। मित्रों,
मुझे सचमुच बहुत खुशी है आप सबसे मिलकर, एक मुश्त बहुत सारे एक साथ। मैं यहाँ के लिए आते समय नहीं जानता था कि बहुत नवोदित लोग भी यहाँ होंगे और पुराने लोग भी मिलेंगे और मेरी तबीयत की बातें होंगी यहाँ। जी। मैं मन्नू जी के साथ एक अलग प्रकार का नाता रखता हूँ जिसका पता मन्नू जी को नहीं था। मेरा नाम है मनहर, घर में मुझे मन्नू कहते हैं। मन्नू भाई, मैं गुजराती हूँ, मन्नू भाई। तो मन्नू भाई जो थे वो क्रमशः, मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, आपको शायद पता नहीं, दिल्ली में मैं 15 साल रह चुका हूँ। हाँ। और मन्नू जी और राजेंद्र यादव और मैं 3 व्यक्ति करीब करीब 2 घंटे तक, यानी जो अड्डा है दिल्ली में कॉफ़ी हाउस, उसमें या आजू बाजू घूमते रहे हैं, बैठे रहे हैं। उसके बाद फिर मन्नू से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मन्नू की कुछ बातें उस समय मैंने बिल्कुल तुरंत भांप ली थी। एक तो ये कि उनको अपना व्यक्तित्व उभारने के लिए फैशनबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मन्नू के बहाने हम कुछ सामाजिक बातें करेंगे। शायद मैं आपके 2 मिनट या 5 मिनट के बिल्कुल कोई समय सीमा नहीं, आप बोलिए। मन्नू ने बताया भारतीय नारी को कि तुम्हें अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए किसी भी प्रकार की शोशेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ काम करो, काम करोगे अपने आप तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा और तुम्हारे किए हुए काम का तुम्हें खुद महसूस होगा कि मेरा काम सार्थक हुआ। अभी मन्नू जी के बहाने 1-2 बातें मुझे कहनी है। वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन 2 बातें मैं मार्क करके आया था मन में कि ये 2 बातें मैं कहूँगा। मन्नू जी को हम हिंदी की लेखिका के रूप में देख सकते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी मय बम्बई में अपनी जगह बनाई। वो जो अंग्रेज़ी मयता है बम्बई की, वो अभी भी है। हालांकि कुछ बड़ी प्रसन्नतादायक बातें हैं, जैसे कोई सीरियल आता है तो उसमें उसका डायलॉग हिंदी में लिखा हुआ आता है या उसके पात्रों के नाम सब हिंदी में लिखे हुए आते हैं। और मैंने देखा कि कभी कोई एपिसोड ऐसा आता है जिसमें सब हिंदी गलत सलत लिखी हुई होती है। वो मैं समझ सकता हूँ कि कोई कर्मचारी नहीं आया होगा, लेकिन जो कर्मचारी उसका हिंदी अधिकारी है सब एकदम पूरी तरह से ही लिखा। तो मन्नू हिंदी की उत्कर्ष की प्रतीक हैं। हमें मन्नू को इस रूप में देखना चाहिए कि वो हिंदी के उत्कर्ष के प्रतीक हैं। और मैं ये बात इसलिए भी ख़ास कहना चाहता हूँ कि मेरे परिचय में अभी कम से कम कुछ नहीं तो अभी 12 लोग हैं कि जो डरे रहते हैं कि हम जाएंगे और हमसे वो अंग्रेजी में कुछ पूछेगा तो हम बेहोश हो जाएंगे। वाकई दरवाजे पर हम जाकर नॉक नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। दरवाज़ा बंद रहता है उनका, वो उसका चपरासी अंग्रेजी में बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे? अरे बोलो, राष्ट्रभाषा में बोलो, कोई गला पकड़ लेगा क्या? लेकिन वो करेज नहीं है। और इस कारण से ही बहुत अच्छे कलाकारों को मैंने देखा है कि वो ऊपर ही नहीं उठे हैं, छोटे स्तर के कामों में उलझ करके रह गए हैं और ठीक है अपने आप को पाल पोस रहे हैं, मगर उनकी सारी क्षमताएं इस भय ने पूरी तरह से कुचल दी हैं। मन्नू को अगर वो याद रखें तो भय निकल जाएगा। ये मन्नू की उपयोगिता है। उनको कहा जाए जो डरते हैं अंग्रेजी के नाम से कि मन्नू को पढ़ो, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे मन से ये अंग्रेजी का भय निकल जाएगा और तुम हिंदी के ज़ोर पर आगे बढ़ोगे। एक बात और जो मन्नू की बहुत अच्छी मुझे लगी, गाली गलौज नहीं करती थी। बिल्कुल सही बात। तो ये बात मैं बहुत शिद्दत से कह रहा हूँ। आज की औरतों को मैं ऐसी गालियाँ बकते हुए देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि जिसको मैं कोशिश करूँ तो भी नहीं बोल सकता। वो धड़ाधड़ धाएँ 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 बोलती जाती हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या बक रही हैं। लिखती भी हैं गालियाँ, लिखती भी हैं। तो साहित्य में पनपने के लिए ये सारे शोषे हैं। इससे साहित्य का कोई भला नहीं होता और तुम्हारा खुद का भी कोई भला नहीं होता है।
इसमें कोई शाश्वत बात नहीं है गालियाँ लिखने में। चरित्रों में एक अलग प्रकार की गिरावट आई है। बड़ी प्रसिद्ध एक किताब है, मैं उसका उल्लेख करूंगा, लेकिन मैं ये कहते हुए कि उसकी लेखिका का मैं विरोधी नहीं हूँ। मेरे 5 पुरुष, अमृता प्रीतम, 5 पुरुष जो उनकी ज़िंदगी में आए या वो खुद उनकी ज़िंदगी में घुसी, और उन 5 का पूरा कच्चा चिट्ठा। साहित्य में आप कच्चा चिट्ठा लिखने के लिए किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं क्या? यानी आप जासूस हैं? आप निश्चित रूप से खतरनाक जासूस हैं जो लोगों के जीवन में प्रवेश करते हैं और लिखते हैं, और उनका लिखा हुआ लोग जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हिट ही होती है। ये सारी बातें स्त्री के सामाजिक स्थान को विश्लेषित करती हैं, जो साहित्यकार को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई स्त्री, उसका स्थान क्या है। तो मन्नू ये सारी बातें सिखाती हैं। मैं उनका भक्त हूँ। थोड़ा बहुत चूँकि उनके साथ घुमा फिरा हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता। फिर मेरे नाम को उन्होंने लिया, उनके नाम को मैंने लिया हुआ है, तो ये भी लगता है कि वो डकैत हैं या मैं डकैत हूँ, पता नहीं। तो मैं एक बात, जहाँ मैं, क्योंकि यहाँ फिल्म से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, साहित्य से जुड़े हुए भी काफ़ी लोग हैं, मैं इन दिनों मेरे पास 3 साहित्यिक कृतियों की पटकथा लिखने का काम आया हुआ है। तो साहित्य से मेरा जुड़ाव इस प्रकार है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साहित्य फिल्मों को दूं। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि एक तो जो हमारे साहित्यकार हैं, दोस्त हैं, वो हिंदी को सही लिखें। सही हिंदी लिखने वाले नहीं हैं, शब्द का उच्चार लिखने वाले लोग नहीं हैं। पूर्ण विराम किसको कहते हैं उनको पता नहीं है, लगाते ही नहीं पूर्ण विराम। हिंदी में सबसे सरल मात्रा अगर कोई है तो पूर्ण विराम है, डंडा। लेकिन बिंदी लगने लगी अब, वो नहीं लगा पा रहे। वो डंडा जो लगाते हैं, डंडा लगाते हैं तो डंडा भी सही जगह नहीं लगाते। जो डंडा को बिंदी के रूप में लगाते हैं तो बिंदी उनकी उड़ जाती, छपने में उड़ जाती है। अन्य तमाम मात्राएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। इन्वर्टेड कामा गायब हो गया। इन्वर्टेड कामा गायब करने से आपने भला कौन सा चमत्कार कर दिया? अर्धविराम गायब। अर्धविराम गायब। पढ़ने में इन्वर्टेड कामा के बिना आपको जब सा लगता है, फिर देखते हैं ये क्या हुआ, अच्छा ये वाला नाम है ना, वो है इन्वर्टेड कामा वाला, बीच में है, फंसा हुआ है। तो हिंदी वालों को एक सूत्र मालूम होना चाहिए। वो सूत्र मेरे द्वारा ट्राइड एंड टेस्टेड है। और मैं एक छोटा सा संस्मरण बताता हूँ इसके संदर्भ का। जी। बम्बई दूरदर्शन ने दोपहर के बाद के प्रसारण की एक विशेष एक श्रृंखला शुरू की थी, कुछ दिनों तक चली थी। तो सरोज चंदोला स्टेशन डायरेक्टर थी जी। वो मुझे देखें तो बोले कुछ नहीं, लेकिन आँखों से बताती थी कि मैं जानती हूँ तू कौन है। ये उनका था एटीट्यूड। मैं भी बात नहीं करता था उनसे। तो जब ये दोपहर बाद के सीरियल्स के लिए असाइनमेंट्स दिए जाने लगे, तो मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली थी। तो सरोज जी ने मुझे बुलाया एक बार बाकायदा। ये सुनने वाली बात इसलिए है कि इससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी मैं उसी बात पर टिका हुआ हूँ और मैं सर्वाइव तो कर ही रहा हूँ। सरोज जी ने मुझे बुलाकर कहा तुमने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं डाली? मैंने कहा मैं प्रोड्यूसर तो हूँ नहीं, मैं कहाँ से पैसे का इंतजाम करूँगा। मैंने कहा उन्होंने कहा कि पैसा तो चाहिए ही नहीं। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आज भी काम कर रहा है OTT के नाम से जी। नहीं चाहिए पैसा प्रोड्यूसर को, कॉन्सेप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। आप स्क्रिप्ट दीजिए OTT में, अगर उनको पसंद आ गई तो आपको एडवांस पैसा देते हैं। तो काहे को रोना रोते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है? वही बात अभी भी लागू होती है। तो हंसने की बात है। मैंने कहा सरोज जी आप मेरी स्थिति नहीं जानती हैं। मेरे पास तो मेरा लेटरहेड छपवाने के पैसे नहीं हैं। मेरे प्रोडक्शन हाउस का एक लेटरहेड तो छपवाना पड़ेगा, मेरे नाम का भी लेटरहेड छपवाना पड़ेगा, और एक शायद विजिटिंग कार्ड भी छपवाना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव, सिंपल सी बात है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं है तो क्या हो गया, टाइपराइटर है ना तुम्हारे पास? मैंने कहा है। कागज़ चढ़ा रोलर पे, लिख ऊपर नाम अपना, पता लिख, ये हो गया तेरा लेटर हेड, और नीचे एप्लीकेशन लिख डाल यहाँ पे। ये स्पिरिट हमारे दूरदर्शन के अधिकारियों में थी, आज भी शायद हो, मुझे पता नहीं, आज इन दिनों मेरा कोई संपर्क नहीं है। तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है, तो मैंने कहा देखिए मैं सचमुच में काम कर बैठूंगा इसी तरह से, आप कह रही हैं तो मुझे लगता है मेरे से कुछ मखौल कर रही हैं। बोले नहीं तुम करो, लेटर हेड लिखो अपना नाम खुद का, या जो भी तुम अपने बैनर का नाम रखना चाहते हो वो लिखो, और अच्छा प्रस्ताव बनाओ और उसको तुम दो, मुझे दो। तो मैंने 2 सीरियल्स के प्रस्ताव लिखे, एक था स्नेह धारा और एक था ठुमक ठुमक। बच्चों का था ठुमक ठुमक, और स्नेह धारा महिलाओं का या सामाजिक शांति और उत्कर्ष का था, वाहक था। दोनों पास हो गए। और मुझे वो दिन याद है, बहुत मामूली घर में मैं रहता था, और ये सब कसरत करने के बाद भी मुझे लगता नहीं था कि कुछ इसका होना है। मेरे पास दिल्ली से टेलीग्राम आया कि आपका प्रपोज़ल स्नेहधारा पास हो गया है, आपको प्रति एपिसोड 75,000 रुपये दिए जाएंगे, आप कृपया जा करके अपना एडवांस पैसा ले लीजिए और काम चालू करिए। ये बात कहाँ से पैदा हुई? ये बात स्क्रिप्ट में से पैदा हुई। आज भी आपकी स्क्रिप्ट अगर कंप्लीट है, फुल्ली कंप्लीट है, टेक्निकली भी जैसा वो चाहते हैं उस तरह से लिखी हुई है, कंटेंट भी उसका सही है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको प्रोड्यूसर बनने से। आप में दम है, आप 100 करोड़ की फिल्म का प्रोजेक्ट बनाइए, पैसा एक भी नहीं है जेब में, बनाइए ना। प्रोजेक्ट बनाने में कौन रोकता है आपको? कोई आपको लूट लेगा क्या प्रोजेक्ट बनाने में? लिखिए, बनाइए। तो स्नेहधारा के बारे में थोड़ा सा बताना मैं चाहूँगा कि स्नेहधारा कुछ ऐसे युगल थे जो वास्तव में थे कि जिसमें पति पत्नी की जोड़ी में पत्नी आगे निकल गई है और पति ने जेलसी फील करने के बजाय उसको और सपोर्ट किया है और आगे ले गए हैं। तो अखबारों की कतरा ने छान करके इधर उधर छान करके मैंने 6 कहानियाँ उसमें से प्राप्त की थी, वास्तविक कहानियाँ, और उसका प्रपोजल बनाया, उसका एपिसोड लिखा और संभावित इतना बजट और सब बना करके मैंने दिया था। उसके एक एपिसोड को जस्ट फॉर, मतलब हम लोग बैठे हैं एक अलग 5 मिनट बस। हाँ 5 मिनट। एक एपिसोड मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेंगलोर में एक प्रोफेसर है, अभी भी होगा, उसकी दृष्टि नहीं है, पूरी तरह बिल्कुल दृष्टिविहीन है। उसके साथ पढ़ाने वाली एक महिला जो प्रोफेसर थी, उसका प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर दी। तो मैंने फिर जब मैंने उस दोनों को बिठा करके जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मैंने महिला से पूछा कि तुमको कोई ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं होती, ये तो भाषा बिल्कुल नहीं देखते हैं। उनका नहीं, हमको नहीं होती। उनकी पूरी कहानी मैंने उनका इंटरव्यू लिया, फिर उनके विशेष दृश्यों को हम कलाकारों से इनेक्ट कराते थे। मैं उसमें एक दृश्य छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा और फिर हम डिस्कस हो जाएंगे, बातें तो बहुत सारी हैं। यहाँ उसके दृश्यों उसको इनेक्ट करने के लिए प्रभा माथुर नाम की एक लड़की थी, शायद अभी भी हो, डबिंग है अभी। उसने उसकी वाइफ का रोल किया था और जो पुरुष था उसका नाम याद नहीं आ रहा जिसने रोल किया था। तो वो एक बार भोले अंदाज में अपनी पत्नी से पूछता है, सुनो तुम गोरी हो या काली? महिला एकदम क्या कहे। डायलॉग मैंने लिखे थे, तो मैं आज भी ये डायलॉग जो आपको बोल रहा हूँ अपना सर्वश्रेष्ठ डायलॉग मानता हूँ। अब जो आएगा इससे बेहतर डायलॉग मैंने नहीं लिखे।
लड़की ने कहा, उसके पति का नाम था याद नहीं आ रहा, जो भी नाम है, मान लीजिए राजू था, राजू। तुझे कैसी बीवी चाहिए? गोरी चाहिए? सांवली चाहिए? अगर तुझे सांवली बीवी चाहिए तो मैं सांवली हूँ, गोरी चाहिए तो मैं गोरी हूँ। ये जब डायलॉग लिखे गए, वो जब एनेक्ट हुए और जब पर्दे पर आए तो लोग हैरान हो गए कि क्या डायलॉग है। और इस सिचुएशन में इससे बेहतर और क्या शायद नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता कब से। धन्यवाद मनोज जी। तो आज हम मन्नू के बहाने यहाँ गपशप कर रहे हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें हुई लेकिन जुड़ी हुई थी बातें, और हम फिर से कभी मिलेंगे ज़रूर। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो हिंदी नहीं अंग्रेज़ी, अगर वो अंग्रेज़ी चाहिए उसको और वो आती नहीं है इसलिए उसको प्रोग्रेस नहीं मिलती, या तो आप अंग्रेज़ी पिल पढ़े सीख लीजिए, कोई मना नहीं करता, ना आप सीख सकते ना उसको छोड़ सकते। इस दुविधा में फंसे हुए तमाम लोगों से, चाहे वो कलाकार हों, चाहे टेक्नीशियंस हों, या जो भी हों, उनको कहिए कि आप हिंदी में बोलिए। अब तो बहुत अच्छा वातावरण है, अमिताभ बच्चन ने स्क्रिप्टें मांगना शुरू किया है, हिंदी में दीजिए, बस पहुंच जाइए आप कहीं भी। अमिताभ जो नहीं कहता वो तुम क्यों कर रहे हो? अमिताभ जब हिंदी में मांगते हैं तो तुम क्यों अंग्रेजी में मांग रहे हो? सीधी सी बात खत्म। आइए प्रशांत जी। प्रशांत जी बहुत अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं और हमें इशारा मिल चुका है कि हमें तुरंत एंटरटेनमेंट के निदेशक सभागार खाली करना है। तो प्रशांत नेगी जी आपके सामने हैं और वो आप सबके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। दरवाजे के पीछे से वैसे लगातार दस्तक हो रही है। मैं बहुत जल्दी से जो है मनोज जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मैं तो आपने 2 दिए थे, मैं एक ही बोलना चाह रहा था पर ऐसा ना हो वो नोक झोंक में वो एक का भी आधा निकल जाए तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए, और केशव जी का, मनहर जी का, देवमणि जी का बहुत शुक्रिया। इतनी शानदार बातचीत हुई और मनोज जी के जीवन के बारे में अलग अलग सभी ने अपने अपने पक्ष सुनाए। तो मैं जो है अबीर एंटरटेनमेंट की तरफ से, विश्व हिंदी अकादमी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, आप लोग जुड़े। और हमारा फेस्ट प्लान हो रहा है, केशव जी हाँ केशव जी एक बार बता देंगे तो वहाँ भी आप लोग ज़रूर जुड़िए जी। आप बता दो। ये मुंबई हिंदी लीड फेस्ट 8, 9, 10 जनवरी को है, उसमें सभी आमंत्रित हैं आप। और हमारे बीच विक्की मिश्रा संपादक, एडिटर हैं, बड़े एडिटर, बोलना चाहेंगे सर आप? तो देवमणि जी समापन। हाँ, समापन झाँक रहा है, चलिए कर दें। बता, यहीं पर आपके घर के पास ही। तो नमस्कार। अब देवमणि जी चलिए।